चैप्टर कर रहे हैं आपका चैप्टर 4 मानव विकास। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में हम स्टडी करेंगे। मानव विकास क्या होता है? विकास और वृद्धि दोनों ही एक जैसे शब्द नज़र आते हैं। दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, इन चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। वृद्धि और विकास शब्द आपके लिए नए नहीं हैं, आपने पहले भी सुने होंगे। अपने चारों ओर देखिए, लगभग प्रत्येक वस्तु जिसे आप देख सकते हैं और बहुत सी जिन्हें आप नहीं देख सकते बढ़ती हैं और विकसित होती हैं। ये वस्तुएं जो हैं वो पौधे, नगर, विचार, राष्ट्र संबंध अथवा यहाँ तक कि आप स्वयं भी हो सकते हैं। इसका अर्थ क्या है? इस अध्याय में राष्ट्रों और समुदायों के संदर्भ में मानव विकास की अवधारणा की विवेचना की जाएगी। ये जो अध्याय है इसमें हम ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, अध्ययन करेंगे। तो देखिए वृद्धि और विकास के बारे में जो तथ्य दिए गए हैं उनसे संबंधित अध्ययन करते हैं। वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। जो भी चेंजेस हुए हैं, ठीक है, जो भी परिवर्तन हुए हैं वो वृद्धि और विकास इंगित करते हैं। अंतर यह है कि वृद्धि जो है वह मात्रात्मक है। मात्रात्मक मतलब क्वांटिटेटिव है एंड मूल्य निरपेक्ष है। इसका चिन्ह धनात्मक अथवा ऋणात्मक हो सकता है और इसका अर्थ है कि परिवर्तन धनात्मक वृद्धि दर्शाते हुए और ऋणात्मक का मतलब जो भी ह्रास इंगित करते हुए हो सकता है। देखिए वृद्धि का मतलब क्या है? वृद्धि जो होती है वह मात्रात्मक होती है। वृद्धि ऋणात्मक भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती हैं। जब वृद्धि हुई है, ठीक है, कुछ इंक्रीज़ हुआ है तो आप उसे धनात्मक कहेंगे और जब उसमें कोई नुकसान हुआ है, कोई कमी आई है तो फिर आप उसे ऋणात्मक वृद्धि कहेंगे। विकास का अर्थ क्या है? गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है, जो मूल्य सापेक्ष होता है। इसका अर्थ है विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक वर्तमान दशाओं में वृद्धि ना हो। विकास उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होती है। देखिए यहाँ सिर्फ धनात्मक और ऋणात्मक दोनों तथ्यों की बात कही थी, लेकिन जब विकास की मैं बात करती हूँ तो वहाँ पर सिर्फ सकारात्मक वृद्धि की बात की गई है। तथापि सकारात्मक वृद्धि से सदैव विकास नहीं होता है। विकास उस समय होता है जब गुणवत्ता में सकारात्मक परिवर्तन होता है। उदाहरणतः किसी निश्चित समय अवधि में यदि किसी नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख हो जाती है तब हम कहते हैं कि नगर की वृद्धि हुई है। फिर भी यदि आवास जैसी सुविधाएं, जैसे मूलभूत सेवाओं की व्यवस्था तथा अन्य विशेषताएं पहले जैसी ही रहती हैं तब इस वृद्धि के साथ विकास नहीं जुड़ा हुआ है। देखिए एग्ज़ाम्पल हैं, जैसे सपोज़ कीजिए आप एक किसी कस्बे का, नगर का, एक जगह का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए। वहाँ की जनसंख्या 1 लाख थी, बढ़कर वह 2 लाख हो गई। वृद्धि हुई है बेटा, ठीक है, लेकिन वहाँ पर कुछ सुधार नहीं हुए हैं, कुछ सुविधाएं उन्हें नहीं मिली हैं, ठीक है, तो हम उसे विकास नहीं कह सकते। वह सिर्फ वृद्धि है जो जनसंख्या में हुई है, विकास नहीं हुआ है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, पहला क्वेश्चन वृद्धि क्या होती है, दूसरा क्वेश्चन विकास क्या होता है, तीसरा क्वेश्चन वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करें। ठीक है, तो अंतर आप स्पष्ट कर सकते हैं। यहाँ पर दोनों की अलग अलग तरीके से डेफिनेशन दे सकते हैं, एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। ठीक है, 3 क्वेश्चंस हो गए यहाँ से आपके। फिर देखिए अनेक देशों तक किसी देश के विकास स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में मापा जाता था। अनेक दशकों से काफ़ी ईयर्स ऐसे हुआ है कि जो विकास है, विकास को सिर्फ इकोनॉमिक कंडीशन के अकॉर्डिंग ही देखा जा सकता था। यदि किसी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी है तो उसे डेवलप कंट्री बोला जाता था, अदरवाइज़ नहीं बोला जाता था। बोला जाता था वहाँ पर विकास हो रहा है। विकास कब हो रहा है? जब वहाँ की आर्थिक इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी हो रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, तब उसे विकास कहा गया था। इसका अर्थ यह है कि जिस देश की अर्थव्यवस्था जितनी बड़ी होती थी उसे उतना ही अधिक विकास माना जाएगा। लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन में कोई संबंध नहीं था। देखिए हमने ये मान लिया कि यदि हम किसी देश की, देखिए इकोनॉमी अच्छी है, अर्थव्यवस्था अच्छी है, तो उसे अधिक विकसित माना जाता था। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं उनकी जीवन में परिवर्तन में कोई
जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं था। किसी देश में लोगों के जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, उन्हें जो अवसर उपलब्ध होते हैं, जिन स्वतंत्रताओं को वो भोग रहे हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष हैं, यह विचार नया नहीं है। पहली बार इन विचारों को 80 के दशक के अंत और 90 के दशक के आरंभ में स्पष्ट किया गया। इस संबंध में दो दक्षिण एशियाई अर्थशास्त्री महबूब उल हक और अमर्त्य सेन का कार्य महत्वपूर्ण था। बेटा महबूब उल हक ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। अमर्त्य सेन जिनको नोबेल प्राइज़ भी मिला हुआ है, ठीक है, ये अर्थशास्त्री हैं, ये भारत से बिलोंग करते हैं और दोनों ही काफ़ी अच्छे मित्र हैं। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया। अब आपसे एक क्वेश्चन बेटा 1 नंबर में ये पूछा जा सकता है कि मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो किसने किया बेटा? डॉक्टर महबूब उल हक ने किया। डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, ठीक है, विकल्प ऑप्शंस में जो वृद्धि करें, उनके जीवन में सुधार लाता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। ये विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत करते हैं। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता है, जीवन का उद्देश्य होना भी आवश्यक है, ठीक है। सार्थक जीवन का सिर्फ यह मतलब नहीं है कि जीवन की जो मतलब उसकी आयु है वह लंबी हो, इसका मतलब यह है कि उसका एक उद्देश्य भी होना चाहिए। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हों, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हों और समाज में प्रतिभागिता करें और अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र हों। दीर्घ और स्वस्थ जीवन जीना, ज्ञान प्राप्त कर पाना तथा एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना मानव विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष है, ठीक है। कौन कौन से पक्ष बेटा इसने दिए हैं? इसने जो पक्ष दिए हैं, मनुष्य जीवन का सार्थक होना, स्वस्थ होना, शिक्षा प्राप्त करना, सामाजिक जो कार्यक्रम हैं उनमें प्रतिभागिता करना, एक शिष्ट जीवन जीने के पर्याप्त साधनों का होना ही मानव विकास के महत्वपूर्ण तथ्य हैं। कहता है अतः संसाधनों तक पहुँच, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मानव विकास के केंद्र बिंदु हैं। यदि ह्यूमन डेवलप यदि चाहिए तो इसमें सबसे ज़रूरी क्या है? जो रिसोर्सेज हैं उन तक मनुष्य की पहुंच हो, स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं उन्हें मिले और शिक्षा भी उन्हें प्राप्त हो। इन पक्षों में प्रत्येक मापन के लिए उपयुक्त सूचकों का विकास किया गया है। क्या आप ऐसे कुछ सूचकों के बारे में सोच सकते हैं? प्राय लोगों को अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने के लिए क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती है। यह ज्ञान प्राप्त करने की अक्षमता उनकी भौतिक निर्धनता हो सकती है। सामाजिक देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास आधारभूत विकल्पों को तय करने की कोई कैपेबिलिटी नहीं होती, एलिजिबिलिटी नहीं होती और स्वतंत्रता और फ्रीडम भी नहीं होती। इस चीज़ का रीज़न क्या है? इस चीज़ का रीज़न हो सकता है कि ज्ञान प्राप्त करने में वो अक्षम रहे हों, भौतिक निर्धनता रीज़न हो सकता है, सामाजिक भेदभाव व संस्थाओं की असमता व अन्य कारणों की वजह से भी हो सकता है। इससे दीर्घ आयु एवं स्वस्थ जीवन जीने, शिक्षा प्राप्ति के योग्य होने और एक शिष्ट जीवन जीने के साधनों को प्राप्त करने में बाधा आती है। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं है तो विकल्प भी क्या हो जाते हैं? सीमित हो जाते हैं। उदाहरणतः एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प नहीं चुन सकता क्योंकि उसका विकल्प शिक्षा के अभाव में सीमित हो गया है। इसी प्रकार प्राय निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते क्योंकि संसाधनों के अभाव में उनका विकल्प सीमित हो गया है, ठीक है।
आप देखिए 4 पिलर के बारे में स्टडी करते हैं। बेटा 4 पिलर से संबंधित आपका एक क्वेश्चन भी है कि मानव विकास के 4 स्तंभ कौन से हैं। तो मानव विकास के बेटा 4 स्तंभ कौन से हैं? समता, तत्पोषणीयता, और थर्ड है उत्पादकता, एंड फोर्थ है सशक्तिकरण। ठीक है। समाज का आशय प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। समानता का आशय क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है, उसके लिए समान पहुंच की व्यवस्था करना है। लोगों को उपलब्ध अवसर लिंग, प्रजाति, आय और भारत के संदर्भ में जाति के भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। यद्यपि ऐसा ज़्यादातर तो नहीं होता, फिर भी यह लगभग प्रत्येक समाज में घटित होता है। उदाहरण के तौर पर किसी भी देश में यह जानना रुचिकर होता है कि विद्यालय से विरत अधिकांश छात्र किस वर्ग से होते हैं। देखिए, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते या जिन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया है, आपको भी पता है वो बच्चे कौन से तबके के होते हैं। वो ज़्यादातर गरीब तबके के होते हैं, ठीक है, या फिर उनमें ज़्यादातर लड़कियां ही सम्मिलित होती हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप इसे भेदभाव कह सकते हैं। और हालांकि समता, जब हम फर्स्ट पिलर के बारे में स्टडी कर रहे हैं बेटा, तो फर्स्ट पिलर हमारा है समता, जिसे आप इक्वलिटी बोलते हैं। इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स, रेस, कास्ट, ठीक है, इनकम, किसी भी चीज़ से संबंधित उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। फिर कहता है तब ऐसी घटनाओं के पीछे कारणों का पता लगाना चाहिए। भारत में स्त्रियां और सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों के व्यक्ति बड़ी संख्या में विद्यालय से वृत्त होते हैं। इससे पता चलता है कि शिक्षा तक पहुंच न होना किस प्रकार इन वर्गों के विकल्पों को सीमित कर देता है। निर्वहन का अर्थ है अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता। तत्पोषणीय मानव विकास के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर मिले। समस्त पर्यावरण, वित्तीय एवं मानव संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इन संसाधनों में से किसी एक का दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के अवसरों को क्या कर देगा? कम कर देगा। ठीक है। तत्पोषणीय विकास जो आपका सेकंड पिलर है, इसका मतलब क्या है कि हर पीढ़ी को संसाधनों का उपयोग करने का समान अवसर मिलने चाहिए। ठीक है। मतलब क्या है कि जो भी हम आज के टाइम पे अपने प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर रहे हैं, उन प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भविष्य को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए, ताकि जो हमारी आने वाली भावी पीढ़ियां हैं, ठीक है, उनको वे भी इन अवसरों का लाभ उठा सकें, इन अवसरों का यूज़ कर सकें। ठीक है। बालिकाओं का विद्यालय भेजा जाना एक अच्छा उदाहरण है। यदि एक समुदाय अपनी बालिकाओं को विद्यालय में भेजने के महत्व पर जोर नहीं देता, तो युवा होने पर इन स्त्रियों के लिए अनेक अवसर समाप्त हो जाएंगे। उनकी वृत्तिका के विकल्पों में तीव्रता से छटनी हो जाएगी तथा यह उनके जीवन के पक्षों को प्रभावित करेगा। अतः प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अवसर और विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। यहाँ उत्पादकता का अर्थ है मानव श्रम उत्पादन, मानव कार्य के। देखिए, 2 पिलर्स आप पढ़ चुके हैं। फर्स्ट पिलर आपने इक्वलिटी से रिलेटेड, समता से संबंधित पढ़ा। सेकंड पिलर जो आपने पढ़ा वो तत्पोषणीयता से संबंधित पढ़ा। थर्ड पिलर बेटा यहाँ पर था हमारा उत्पादकता। ठीक है। ये आपका एक बड़ा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। मानव विकास के संदर्भ की जो 4 स्तंभ हैं, उन स्तंभों के बारे में उल्लेख करें, या एक एक करके किसी एक स्तंभ के बारे में पूछा जा सकता है। तो 2 आपको क्लियर हो गए होंगे। अब थर्ड के बारे में देखते हैं। थर्ड क्या कहता है? थर्ड देखिए, यहाँ उत्पादकता का अर्थ है मानव श्रम उत्पादकता अथवा मानव की कार्य के संदर्भ में उत्पादकता। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके ऐसी उत्पादकता में निरंतर वृद्धि की जानी चाहिए। अंततः जन समुदाय ही राष्ट्रों के वास्तविक धन होते हैं। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास अथवा उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने में उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी। सशक्तिकरण, अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करना। सशक्तिकरण का अर्थ क्या है? अपने विकल्प चुनने के लिए उनमें उस शक्ति को पैदा करना जिससे वो अपने विकल्प चुन सकें। ऐसी शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता और क्षमता से आती है। लोगों को सशक्त करने के लिए सुशासन एवं लोक उन्मुखी नीतियों की आवश्यकता है। सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए समूहों
के सशक्तिकरण का विशेष महत्व है। मानव विकास के उपागम देखते हैं। सबसे पहले आय उपागम, दूसरा कल्याण उपागम, तीसरा न्यूनतम आवश्यकता उपागम और चौथा क्या है, क्षमता उपागम। अब देखिए मानव विकास मापन कैसे, ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स बनाया गया, मानव विकास सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर देशों में तैयार किया गया है। यह जो क्रम, ये जो स्केल बनाया गया है, इस पे जो बेटा डिजिट लिखी होंगी वो 0 से 1 के बीच का स्कोर होगा, जो एक देश मानव विकास के महत्वपूर्ण सूचकों में अपने रिकॉर्ड से प्राप्त करता है। स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए चुना गया सूचक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है। उच्चतर जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोगों के पास अधिक दीर्घ और अधिक स्वस्थ जीवन जीने के ज़्यादा अवसर हैं। देखिए ये कहता है, इस सूचक में हम देखेंगे सबसे पहले जीवन प्रत्याशा, एक मनुष्य के जीवन की जो अवधि है वह कितनी है। यदि वह अवधि ज़्यादा है, दीर्घ आयु है, दैट मीन्स उसे अधिक स्वस्थ जीवन के अवसर उपलब्ध हुए हैं। प्रौढ़ साक्षरता, स्कल नामांकन अनुपात ज्ञान तक पहुंच को प्रदर्शित करते हैं। पढ़ और लिख सकने वाले वयस्कों की संख्या और विद्यालयों में नामांकित बच्चों की संख्या दर्शाती है कि किसी देश में विशेष ज्ञान तक पहुंच कितनी आसान अथवा कठिन है। यदि मान लीजिए बच्चे ज़्यादा एजुकेशन ले रहे हैं, स्कूल में जा रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, तो इससे हमें किस बात का पता चलेगा कि वहाँ वहाँ जो है वो शिक्षा के लिए उस देश की पहुँच कितनी है। संसाधनों तक पहुँच को क्रय शक्ति के संदर्भ में मापा जाता है। इनमें से प्रत्येक आयाम को 1/3 भारिता दी जाती है। मानव विकास सूचकांक इन आयामों को दिए गए भारों का कुल योग है। स्कोर 1 के जितना निकट होता है मानव विकास का स्तर उतना ही अधिक होता है। देखिए ये जो स्केल है इसकी रिप्रेजेंटेशन बेटा कैसे है, जैसे 0 से लेकर, ठीक है, डिजिट लिखी जाती हैं इस पे कहाँ तक, 1 तक। जैसे यहाँ मैंने लिख दिया बेटा 0.1, 0.2, 0.3, ठीक है, ऐसे अप टू यहाँ पर क्या आ जाएगी लास्ट में 0.9, मिड में क्या आएगी बेटा 0.5 आएगी। ठीक है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट स्केल जो आपको दिया गया है, इंडेक्स जो दिया गया है, कहते हैं जो 1 के नज़दीक होगा बेटा। जैसे मान लो किसी की 0.9 समथिंग HDI है, दैट मीन्स वो ज़्यादा डेवलप है। ज़्यादा डेवलप होने का मतलब क्या है कि वहाँ पर रिसोर्सेज तक सभी लोग पहुँच सकते हैं। दूसरी बात, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी उन्हें दी गई हैं। क्लियर टू यू? तो इस प्रकार 0.983 का स्कोर अति उच्च स्तर है, जबकि जो 0.268 मानव विकास का निम्नतम स्तर माना जाएगा। मानव विकास सूचकांक मानव विकास में प्राप्तियों का मापन है। यह प्रदर्शित करता है कि मानव विकास के प्रमुख क्षेत्रों में क्या उपलब्धि हुई है। फिर भी यह सर्वाधिक विश्वसनीय माप नहीं है। इसका कारण है कि यह सूचकांक वितरण के संबंध में मौन है। मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। ठीक है, जैसे मानव विकास सूचकांक है, ऐसे ही एक और सूचकांक है जिसे मानव गरीबी सूचकांक के नाम से जाना जाता है। यह सूचकांक मानव विकास में कमी को मापता है। यह एक बिना आय वाला माप है। किसी प्रदेश की मानव विकास की कमी को दर्शाने के लिए 40 वर्ष की आयु तक जीवित न रह पाने की संभावना, प्रौढ़ निरक्षरता दर कितनी है, स्वेच्छ दल तक पहुंच कितनी है, ठीक है, इन सभी को मतलब जो मानव गरीबी सूचकांक है उस पर दर्शाया जाता है। प्राय मानव गरीबी सूचकांक मानव विकास सूचकांक की अपेक्षा अधिक कमी उद्घाटित करता है। मानव विकास के इन दोनों मापों का संयुक्त अवलोकन किसी देश में मानव विकास की स्थिति का यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। यदि हम दोनों ही स्केल किसी के उठाकर देख लेते हैं किसी कंट्री के, तो जो उसकी एग्जैक्टली सिचुएशन होगी, जो उसकी रियलिटी होगी, वो उसको रिप्रेजेंट हो जाएगी। मानव विकास को मापने की विधियां निरंतर प्रशिक्षित हो रही हैं। मानव विकास के विभिन्न तत्वों को ग्रहण करने की नूतन विधियों का अनुसंधान भी हो रहा है। शोधकर्ताओं ने किसी क्षेत्र विशेष में भ्रष्टाचार के स्तर और राजनीतिक स्वतंत्रता के बीच संबंध ज्ञात किए हैं।
राजनीतिक स्वतंत्रता सूचकांक और सर्वाधिक भ्रष्ट देशों की सूचीकरण पर चर्चा हो रही है। क्या आप मानव विकास के स्तर के अन्य संबंधों के बारे में सोच सकते हैं? देखिए, अभी तक जो मानव विकास सूचकांक पर 3 चीज़ों को ही रिप्रेजेंट किया जाता है, उन्हीं के बिहाफ पर अलग अलग कंट्री का HDI निकाला जाता है। ठीक है, HDI मीन्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक। ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। ठीक है, 1 नंबर में आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो देखिए, ये आपके सामने ये कह रहा है कि यदि हम इसके अंदर अभी इस पे शोध जारी हैं, ठीक है, और भी ज़्यादा इसे परिष्कृत करना चाहते हैं, तो ये कहता है इसमें भ्रष्टाचार से संबंधित जो हैं, जो राजनीतिक तथ्य हैं कि कहाँ पर कितनी मतलब राजनीतिक स्वतंत्रताएं किसी व्यक्ति को प्राप्त हैं, ये आधार भी इनमें सम्मिलित करने को लेकर शोध जारी है। अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं की बात करते हैं। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं रुचिकर हैं। प्रदेश की आकार और प्रति व्यक्ति आय का मानव विकास से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। प्राय मानव विकास के बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का कार्य बेहतर रहा है। इसी प्रकार मानव विकास में अपेक्षाकृत निर्धन राष्ट्रों का कोटि क्रम धनी पड़ोसियों देशों से ऊंचा रहा है। उदाहरण के तौर पर अपेक्षाकृत छोटी अर्थव्यवस्थाएं हुई हैं, जैसे कि श्रीलंका है, ट्रिनिडाड है, टोबैगो है, का मानव सूचकांक भारत से ऊंचा है। देखिए, ये काफ़ी छोटी कंट्रीज़ हैं, ठीक है, इनकी इकोनॉमी हमसे नीचे होगी, बट क्या नाम है, ये ऐसी कंट्री हैं जो HDI में हमसे ऊपर हैं। इसी प्रकार कम प्रति व्यक्ति आय के बावजूद मानव विकास में केरल का प्रदर्शन जो है वह पंजाब और गुजरात से कहीं बेहतर है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय यदि मैं देखूँ केरल की इतनी ज़्यादा नहीं है, बट उसके बावजूद यदि इंडिविजुअल स्टेट की बात करूं, इंडिया के स्टेट की, देखिए पहले मैंने वर्ल्ड के अकॉर्डिंग देखा कि जो छोटी कंट्री हैं, जैसे श्रीलंका का एग्जांपल दिया, हमारा ही पड़ोसी देश है, उसका जो HDI है वो हमसे बेटर है। इसी तरीके से यदि मैं केरल, पंजाब, गुजरात की बात करूं तो केरल का HDI ज़्यादा बेटर है। अर्जित मानव विकास स्कोर के आधार पर देशों को समूहों में वर्गीकृत किया गया है। इसके अंदर बेटा देखिए 4 समूह बनाए गए हैं, 4 समूह जिनका HDI काफ़ी अच्छा है, जो 0.8 से अबोव है। ऐसे कितनी कंट्रीज़ हैं बेटा? टोटल 59 कंट्रीज़ हैं। फिर देखिए, ये तो अति उच्च हो गया। उच्च की बात करूँ तो 7 से लेके 0.7 से लेके 0.799 तक, ठीक है, 53। ये तो बेटा लगभग एक जैसी ही कैटेगरीज हैं दोनों, ठीक है, मतलब 7 से लेके 8 के बीच में जो भी हैं या 8 से अबोव जो भी हैं वो सारी हाई में चली जाती हैं। मिड वाले की बात करूँ बेटा तो वो 0.5 से स्टार्ट होता है और 0.7 तक, इसमें 39 कंट्रीज़ हैं। जो निम्न वाला है वो 0.5 से नीचे है, जिसमें 38 कंट्री हैं। उच्च मानव विकास वाले देश वे हैं जिनका जो स्कोर है वो 0.8 से ऊपर है। मानव विकास प्रतिवेदन 2018 के अनुसार इस वर्ग में 59 कंट्रीज़ थी। तालिका ये मैंने आपको दिखा दी है 4.3। फिर अब देखिए 4. ये तो 4.2 थी, 4.3 में मैं दिखाती हूँ जिनका जो HDI है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, जो उच्च कैटेगरी में आती हैं। तो देखिए फर्स्ट पर बेटा कौन सी है, ये कंट्रीज़ आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट पे है बेटा नॉर्वे कंट्री, ठीक है, फिर देन आफ्टर स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, आइसलैंड, हांगकांग, स्वीडन, सिंगापुर, नीदरलैंड। उच्च मानव विकास समूह में 53 देश सम्मिलित हैं। आप पाएंगे कि शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को उपलब्ध करना सरकार की महत्वपूर्ण प्राथमिकता है। यह जानना महत्वपूर्ण है कि उच्चतर मानव विकास वाले देश वे हैं जहां सामाजिक खंड में बहुत निवेश हुआ हो। लोगों और सुशासन में उच्चतर निवेश ने इस वर्ग के देशों को अन्य देशों से सर्वथा अलग कर दिया है। यह ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए कि देशों की आय का कितना प्रतिशत इन सेक्टरों पर खर्च होता है। क्या आप कुछ अन्य लक्षणों के बारे में सोच सकते हैं जो इन देशों में समान हों? आप देखेंगे कि इनमें से अनेक देश पूर्व साम्राज्य शक्तियाँ रही हैं। इन देशों में सामाजिक विविधता की डिग्री उच्च नहीं है। देखिए जो भी डेवलप कंट्री हैं, ठीक है, डेवलप मतलब जिनका जो HDI है वो काफ़ी हाई है, जैसे नॉर्वे, स्विट्ज़रलैंड, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड, जर्मनी, ठीक है, ऐसी जो कंट्री हैं ये कंट्री वो है बेटा जहाँ पर ज़्यादा सामाजिक विविधताएं नहीं है। देखिए जो भारत है, भारत का जो HDI है वह मध्यम वर्ग का है। मध्यम वर्ग का क्यों है बेटा? एक तो हमारे ऊपर कॉलोनियल रूल, ब्रिटिश शासन करते थे, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे यहाँ पर क्या है कि काफ़ी विविधताएं हैं। इन विविधताओं को दूर करते हुए ऊपर उठना
काफ़ी मुश्किल सिचुएशन है, ठीक है। इस वजह से हमारा जो HDI है वो मध्यम में आता है। और जो जिनका अबोव है उसके क्या रीज़न है, क्योंकि उनकी जो गवर्नमेंट है उनका फोकस सिर्फ वहाँ की इन्हीं सामाजिक नीतियों पर होता है। शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधित जो भी नीतियाँ होती हैं वह इन पर अत्यधिक खर्चा करती हैं। दूसरा, वह कभी किसी के गुलाम नहीं रही हैं। तीसरा यह है कि वह जो मतलब वहाँ पर इतनी विविधताएं नहीं हैं। फिर कहता है उच्च मानव विकास स्कोर वाले देश यूरोप में अवस्थित हैं और वे औद्योगिक पश्चिमी विश्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। फिर भी गैर यूरोपीय देशों की संख्या आश्चर्यचकित करने वाली है जिन्होंने इस सूची में अपना स्थान बनाया है। मानव विकास के मध्यम स्तर वाले देशों का वर्ग विशालतम है। जो देखिए मध्यम स्तर में आते हैं वो ज़्यादा है। मध्यम स्तर में कुल कितने हैं? 39 हैं। इनमें से अधिकांश देशों का विकास द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की अवधि में हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध बेटा कब हुआ था? 1939 टू 1949 था, 1945 तक था। तो उस टाइम पे ये जो मध्यम वर्ग वाले हैं उन ज़्यादातर का विकास उसी समय पे हुआ है। इस वर्ग के कुछ देश पूर्वकालीन उपनिवेश थे, जबकि अन्य देशों का विकास 1990 में तत्कालीन सोवियत संघ के विघटन के पश्चात हुआ है, ठीक है। सोवियत संघ का विघटन हो गया 1990 में, 15 गणराज्यों में यह टूट गया। फिर कहता है इनमें से अनेक अधिक लोकानुमुखी नीतियों को अपनाकर तथा सामाजिक भेदभाव को दूर करके तेजी से अपने मानव विकास स्कोर में सुधार कर रहे हैं। इनमें से अधिकांश देशों में उच्चतर मानव विकास के स्कोर वाले देशों की तुलना में सामाजिक विविधता अधिक पाई जाती है। इस वर्ग के अनेक देशों ने अपने अभिनव इतिहास में राजनीतिक अस्थिरता और सामाजिक विद्रोह का भी सामना किया है। मानव विकास के निम्न स्तरों वालों की संख्या 38 है। ये अधिकांश बेटा छोटे देश हैं, ठीक है। छोटे देश किस तरीके के हैं कि यहाँ की जो राजनीतिक है वो काफ़ी उपद्रव है, दंगे वगैरह होते रहते हैं। गृह युद्ध की रूप में सामाजिक अस्थिरता है यहाँ पर। अकाल और बीमारियों जैसी अधिक घटनाओं के दौर से ये कंट्रीज गुजरती हैं, इसलिए इनका HDI जो है वो काफ़ी नीचे है। सुविचारित नीतियों के माध्यम से इस वर्ग के देशों की मानव विकास की आवश्यकताओं के समाधान की तत्काल आवश्यकता है। मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं कुछ अत्यंत रुचिकर परिणाम दर्शाती हैं। प्राय लोग मानव विकास के निम्न स्तरों के लोगों की संस्कृति को दोष देते हैं। उदाहरणतः कई देश में मानव विकास इसलिए कम है क्योंकि उसके लोग क्षय धर्म का अनुसरण करते हैं अथवा गैर समुदाय के हैं। ऐसे वक्तव्य क्या हैं? भ्रांतिपूर्ण है। एक देश में मानव विकास के निम्न तथा उच्च स्तर क्यों दर्शाए जाते हैं, यह समझने के लिए कि सामाजिक सेक्टर पर सरकारी व्यय के प्रतिरूप को देखना या जानना महत्वपूर्ण है, ठीक है। सरकार को जो खर्च करने चाहिए वह देश सामाजिक सेक्टर पर कर रहा है तो ज़्यादा डेवलप होता है। और जो मानव विकास है ये मानव सूचकांक के द्वारा जो विभिन्न देशों की स्थितियों को रिप्रेजेंट किया गया है, प्रदर्शित किया गया है, उसका भी यही मुख्य उद्देश्य है कि जो सरकार है उसको सामाजिक सेक्टर पर भी व्यय करना चाहिए, खर्च करना चाहिए। देश का राजनीतिक प्रवेश तथा लोगों को उपलब्ध स्वतंत्रता भी महत्वपूर्ण है। मानव विकास के उच्च स्तरों वाले देश सामाजिक सेक्टरों में अधिक निवेश करते हैं और राजनीतिक उपद्रव और अस्थिरता से प्राय स्वतंत्र होते हैं। देखिए मैंने आपको बताया जिनका HDI कम है, ठीक है, जिनका HDI कम है वो कंट्रीज़ ऐसी हैं जिनमें पॉलिटिक्स अस्थिरता है, उपद्रव होते हैं, ठीक है। इस वजह से वहाँ की मैं बात करूँ तो फिर वहाँ का HDI कम होता है और जो जिनका HDI हाई है वहाँ पर ऐसी स्थिति नहीं है। दूसरी ओर मानव विकास के निम्न स्तर वाले देश सामाजिक सेक्टर की बजाय प्रतिरक्षा पर अधिक व्यय करते हैं। यह दर्शाता है कि ये राजनीतिक अस्थिरता वाले देशों में पड़ते हैं और त्वरित आर्थिक विकास प्रारंभ नहीं कर पाए हैं। अब देखिए बीच में मैं आपके 4 पॉइंट आपको दिखा देती हूँ। मानव विकास के जो उपागम है बेटा वो 4 उपागम है। सबसे पहले ये भी आपके क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। मानव विकास के 4 उपागमों से संबंधित आप लिखें। तो देखिए 4 उपागम कौन कौन से हैं?